अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। जाहिर है आज सबसे बड़ी खबर यही थी कि नए टैक्सेस का नफाज हो रहा है। बजट अभी मंजूर नहीं हुआ लेकिन मिनी बजट के आने का सिलसिला जारी है और हर रोज़ हम कोई ना कोई खबर सुनते इस हवाले से। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद एक ऐलान किया, बड़ा ऐलान था ये, 10% सुपर टैक्स का नफाज। सुपर टैक्स जिसको आमतौर पर कहा जाता है कि ये वन टाइम टैक्स है और गुर्बत की एलिवेशन के लिए उन्होंने कहा कि हम ये लगा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई इससे गुर्बत में कोई कमी हो जाएगी या नहीं, वन टाइम ही रहेगा या दोबारा भी लग सकेगा, उसके असरात क्या होंगे? क्योंकि जैसे ही अनाउंसमेंट हुई उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल क्रैश कर गई और काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल आया सरमायाकारों की जानिब से। कुछ लोग इसका फ़ायदा भी गिनवा रहे हैं कि अच्छी बात है, जो लोग अरबों कमाते हैं वो क्यों ना टैक्स दें, जबकि मुल्क एक गैर मामूली सूरत हाल का शिकार है। जबकि बहुत से लोग ये तनकीद करते दिखाई दिए कि जनाब, जब आपके पास ऐसी कोई गारंटी ही नहीं कि आप किसी तरह से इन लोगों को रोक सकें कि सरमायादार ये टैक्स का असर आम आवाम पर मुंतकिल ना होने दे, तो फिर फ़ायदा क्या? अल्टीमेटली तो ये पैसा फिर गरीब आवाम की जेबों से ही निकलेगा। क्या वाकई ऐसा होगा और मजीद महंगाई का तूफान इसी वजह से आएगा कि ये टैक्स भी गरीबों की जेबों से ही निकलेगा, या वाकई इसका वही मतलब होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा? और क्या अब हमारी इकॉनमी इन टैक्सेस के बाद संभल जाएगी या अभी मजीद कुछ और धमाके बाकी हैं, मजीद मुश्किल फैसले बाकी हैं? इस पर बात करेंगे आज। और आज ख़ास तौर पर हमें माहिर मईशत डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने भी ज्वाइन किया प्रोग्राम में, उनको भी मैं बहुत खुशामदीद कहती हूँ। और हिलाली साहब और इमरान साहब, मुझे थोड़ा सा अलाउ कीजिएगा कि मैं डॉक्टर साहब से थोड़ी सी एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ले लूँ इस चीज़ के हवाले से जो ये मईशत के अहम फैसले हुए हैं, और फिर उसके बाद ज़ाहिर आप लोगों के कमेंट्स और ओपिनियंस भी शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब, सुपर टैक्स क्या वाकई लागू करना इस वक्त नागुज़ीर था? इसका मकसद क्या है और क्या इस बात की कोई गारंटी है कि ये टैक्स सिर्फ अमीर लोगों के लिए है और वो इसका असर गरीब तबके को मुंतकिल नहीं करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। दरअसल जो भी टैक्सेशन हमने देखी है ये तो बहुत ही गैर मुनासिब है। सारी दुनिया में कॉरपोरेट टैक्स कम करके जो लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, इंडिविजुअल्स, उनकी जो ज़ाती इनकम होती है उस पर हायर रेट ऑफ इनकम टैक्स अप्लाई किया जाता है। इसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। पता नहीं, ये मुझे समझ नहीं आई कि इनको किसने बताया कि कॉरपोरेट बॉडीज़ तो आपकी जो हैं वो मईशत में रीढ़ की हड्डी होती हैं, वो आपके लिए ग्रोथ पैदा करती हैं, वो आपके लिए रोज़गार पैदा करते हैं। उसके अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं या उसके ऐसे शेयर होल्डर्स जो आप कह सकते हैं कि सब्सटेंशियल, जिनके पास शेयर होल्डिंग होती है, असल प्रॉफिट तो उनको जा रहा होता है और वो सब मज़दूरों की तनख्वाहें देने के बाद, सब अखराजात करने के बाद कॉरपोरेशन जो अपनी इनकम डिक्लेयर करती हैं, उसके ऊपर पूरी दुनिया में अब ये कंसेंसस है कि 20% से ज़्यादा टैक्स ना लगाया जाए। इस वक्त पूरी दुनिया की एवरेज तकरीबन 23 से 24% है। उससे इकॉनमी भी ग्रो करती है, ग्रोथ भी होती है। हाँ, अगर आप टैक्स लगाना चाहते थे तो जो इंडिविजुअल्स वहाँ से फ़ायदा उठा रहे, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो डायरेक्टर्स जो करोड़ वहाँ से सैलरी लेते हैं, ज़ाहिर है वो उसी को डायरेक्टर मुकर्रर करते हैं जिनके वहाँ वाइटल इंटरेस्ट होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं। और उसके बाद फिर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर कंपनीज भी आपको पता है फैमिली अफेयर्स ही होते हैं, सवाए चंद मल्टीनेशनल्स को निकाल कर। और वो आप उनसे उनकी दौलत पे टैक्स लगाएं, उनकी इनकम पे हाई रेट ऑफ टैक्स लगाएं, उससे गुर्बत दूर करें। और मैं और भी अर्ज़ करूं कि 18वीं तरमीम के बाद जो हमारे यहाँ वेल्थ टैक्स है वो भी सूबों को जा चुका है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो इकट्ठा ही नहीं होता इस मुल्क में, और वो ज़्यादातर वो जो अमीर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं वो तो खुद पार्लियामेंट में बैठे होते हैं। तो ये बिल्कुल एक गलत तासुर देने की कोशिश की गई है। और फिर कॉरपोरेशंस तो अपना टैक्स हमेशा ही पास ऑन करने में कामयाब होती हैं। तो महंगाई तो मैं समझता हूँ इसके नतीजे में जो टैक्सेशन सब 17% GST हमने लगाया हुआ है, फिर हम एट इंपोर्ट स्टेज जो है वो हम कस्टम ड्यूटी, फिर उसके बाद रेगुलेटरी ड्यूटी, फिर उसके ऊपर सेल टैक्स, फिर सेल टैक्स के बाद वैल्यू एडेड टैक्स, फिर उसके बाद सारा कुछ जब जमा हो जाता है फिर उसके ऊपर एडवांस इनकम टैक्स। तो 40-45% टैक्सेस तो हम इंपोर्ट स्टेज पे इकट्ठा कर लेते हैं, जो इंतहाई रिग्रेसिव होता है। उससे हमारी जो हम उससे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल से, वो भी महंगा हो जाता है। तो पूरा टैक्स का निज़ाम जो है वो बहुत ही लॉपसाइडेड और एंटी ग्रोथ, एंटी पीपल भी है। और एक और भी अर्ज़ कर दूं, फिर उसके बाद आप बात से सवाल पूछिएगा कि दरअसल जब आप इनकम टैक्स को कहते हैं तो उसका कोई पर्पस यानी कि बयान नहीं हो सकता, वो उसका कोई
क्विड प्रो को नहीं होता, और लेवी जो होती है उसमें मकसद बताया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि ये गुर्बत को कम करने के लिए है, तो फिर तो आपको इसको किसी ऐसे उसमें लगाना चाहिए था जहां नेट वेल्थ होती, जहां हाई नेट वेल्थ के लोग होते, और आप उनको इस पर्पस के लिए लगाते, और फिर ये मनी बिल में नहीं दोनों हाउसेज में जाता। इस तरह का टैक्स एक 2013 में इनकम सपोर्ट लेवी के नाम से लगा, वो मनी बिल में आया, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया। अच्छा, लेकिन इसमें जो आपने ये बात की कि वो वेल्थ पे लगाते, तो वेल्थ पे भी उन्होंने लगाया है, उन्होंने बताया है कि जो लोग 15 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं उन पे कितना टैक्स लगेगा, तो वो थोड़ा जो ज़्यादा इनकम वाले हैं उन पे भी लगाया। मैं उस पर दोबारा आती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा कमेंट हिलाली साहब और इमरान साहब का भी शामिल कर लूँ। हिलाली साहब, जो स्टॉक मार्केट का इनिशियल रिएक्शन नज़र आया हमें कि बिल्कुल स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, तो उससे तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि रेजिस्टेंस शो की गई है इस अनाउंसमेंट के ऊपर। आपको क्या नजर आ रहा है, क्या ये फायदेमंद साबित हो सकता है? बेशक मुश्किल फैसला ही सही, लेकिन पाकिस्तान की जो हालत है इकोनॉमी की उसमें बेहतरी आ सकेगी? देखिए, मैं इतना ये पर्टिकुलर टैक्स को मैं अपोज इसलिए नहीं करता हूँ। हालांकि इकराम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 40% कॉर्पोरेट टैक्स है हमारे मुल्क में, 39% एक्चुअली है, और 40% और 39% बहुत हैं, और बिल्कुल सही कहा कि 23% होना चाहिए, और बिल्कुल सही कहा कि ये रिग्रेसिव टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं है। मगर ये जो टैक्स, लेट्स लुक एट दिस टैक्स, ये जो 10%, 4% एक सुपर टैक्स इन्होंने लगाया है 13 इंडस्ट्रीज पे, जिससे 6% एक्स्ट्रा उन्होंने लगाया है स्टील, सीमेंट, ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर, बिजली, ऑटोमोबाइल, और शायद एक और। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये टैक्स किस पे लगा है? ये टैक्स जो प्रॉफिट उनका इस साल डिक्लेयर हो गया है, ये नहीं इन फ्यूचर, ये इस साल का टैक्स जो डिक्लेयर, इस साल का जो प्रॉफिट इनका डिक्लेयर हो गया है उस पे लगा है। अच्छा, और 1% जो लगेगा 15 करोड़ पे, और 2% 20 पे, और 3% 25 पे, ये लग रहा है BISP के लिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के लिए, बकौल गवर्नमेंट। तो मैं ये समझता हूं कि ये पास ऑन तो नहीं कर सकते इन लोग। ये पास ऑन कैसे करेंगे? इन्होंने प्रॉफिट्स डिक्लेयर किया है, 10% टैक्स इनको वो प्रॉफिट डिक्लेयर्ड से ये ले लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि उनके जो 10% कम हुआ है वो कीमतों में बुढ़ा देंगे अगले दफे, मे बी, बिल्कुल सही, मगर एक कोई कंट्रोल उस पर होना चाहिए अगर ये उनका है, और अगर वो करेंगे तो शायद उनका कम सामान बढ़ेगा, बिकेगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि डायरेक्ट टैक्स, ये लगता है एक डायरेक्ट टैक्स है जो हम चाहते हैं, जो अच्छा टैक्स होता है, ये रिच पे लग रहा है, इट्स फॉर अ गुड पर्पस। और मेरा अपना ख्याल ये है कि इट्स अ वन टाइम टैक्स, फिर नहीं लगेगा। मगर यस, हमारा एम और एम्बिशन ये था इस बजट में कि हम पता करते कि ये टैक्स नेट कैसे वाइडन करेंगे, कुछ नहीं है उसके ऊपर। और जो अमीर ट्रेडर्स हैं, इनके दोस्त, ये नून के दोस्त जो हैं, रिच ट्रेडर्स, उन पे टैक्स, वो टैक्स नेट पे नहीं आ रहे। और इस मुल्क में जो अंडर इनवॉइसिंग और ओवर इनवॉइसिंग होता है, इट्स टू अ क्रिमिनल एक्सटेंट, उस पे क्या करने वाले हैं? पकड़ेंगे, उनको जेल में डालेंगे, उसके बारे में भी कुछ नहीं है। ठीक, तो ये मेरे ख्याल कुछ और काम भी है करने के। और इमरान साहब, ये एक बड़ी तनकीद हो रही है कि जनाब आपने अगेन वही हरबा आजमाया है, वही हथियार आजमाया है जो पहले से चल रहा है, कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन्हीं से और टैक्स वसूल कर लिया जाए, नए जो लोग हैं टैक्स नेट में वो शामिल नहीं होते। और अभी भी जो तनख्वाहदार तबके पे भी जो इन्होंने उसमें अनाउंसमेंट की थी बजट में एग्जाम्पशंस की, तो वो भी ख़त्म हो गई हैं, बल्कि टैक्स की रेशो भी बढ़ गई। जो पहले 10% दे रहा था वो अब 12% देगा IMF के शराइत के मुताबिक। तो फिर ये तो वही आसान तरीके पे चले गए, फिर मुश्किल फैसले तो नहीं, आसान फैसले हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताई चीज़ें, और हिलाली साहब ने भी जो अपना मौक़िफ़ था वो बड़ा पेश किया। लेकिन मैं ना एक आम पाकिस्तानी की समझ के लिए, मैं क्योंकि ख़ुद एक आम शहरी हूँ, एक आम पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे ना ये फिगर्स, फैक्ट्स ये ज़्यादा ना कोई फैसिनेट नहीं करते। आम पाकिस्तानी ये जानना चाहता है सादा अल्फाज में कि होगा क्या। मैं इसके ज़रा पॉलिटिकल एंगल पे बात करना चाहूँगा आपके साथ। सबसे पहले देखें
मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है उसको चाहते या ना चाहते हुए कुछ ऐसे फैसले करना पड़ रहे हैं जो बहुत मुश्किल है। देखें, ये टैक्स लगाना चाहे वो अमीर पे हो या बहुत अमीर पे, या गरीब पे हो या बहुत गरीब पे, ये कोई आसान काम नहीं है किसी भी हुकूमत के लिए। और फिर जब ऐसे हालात हों कि हर बंदा महंगाई से भी परेशान हो, कोई हुकूमत, ख़ास तौर पे सियासी हुकूमत, ये नहीं चाहती कि वो जानबूझ के ऐसे हालात पैदा करे कि अवाम पे नाजायज़ बोझ बढ़े और वो गंदी हो। कोई हुकूमत नहीं ये चाहती, कोई भी सियासी हुकूमत, ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब उन्हें पता हो कि 1 साल के बाद इलेक्शन पे जाना है। यानी इलेक्शन ईयर में तो तमाम हुकूमतें लोगों को ईज़ आउट करती हैं, ऐसे इक़दामात किए जाते हैं जिससे लोग कहें कि इस हुकूमत की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत इस वक्त ऐसे मुश्किल फ़ैसले कर रही है तो आप एक बात को समझ लें कि इन फैसलों से एक तरफ तो वो आवाम को नाला कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट, देखिए आवाम ने वोट देना होते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट ने फंडिंग करना होती है सियासी जमातों की। इलेक्शन के लिए जो पैसे मिलना होते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट ही देते हैं तमाम सियासी जमातों को। तो इन दोनों को अगर नाराज़ करना है तो फिर ये कोई आसान जॉब नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसा काम मियाँ शहबाज शरीफ ही कर सकते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ का अगर आप माजी देखें तो वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जब वो ठान लेते हैं किसी काम की तो वो फिर ये नहीं देखते कि इसका अंजाम क्या होगा, वो फिर उतर पड़ते हैं मैदान में। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने ये तय किया कि अपने तई वो पूरी कोशिश कर लें। फिर वो जो कहते हैं कि सियासत बचानी नहीं, मैंने रियासत बचानी है, तो अगर तो वो कामयाब हो गए तो फिर तो रावी उनके लिए चैन लिखेगा। लेकिन अगर वो कुछ ना कर सके तो फिर उन्हें। अब आपकी सारी आर्ग्यूमेंट में मेरे पास 2 सवाल जी जी, तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे अपने डॉक्टर साहब से भी और हिलाली साहब से भी, और आपसे भी मैं ज़रूर सवाल लूँगी कि एक तो ये कि क्या इस हुकूमत को ये हमदर्दी मिल जाएगी जो मिलनी चाहिए कि जो ये कहे कि जी देखें अगर हम इतनी नाराज़गी मोल ले रहे हैं, भाई आप खुद इस मैदान में खुद उतरे अपनी मर्जी से, बल्कि उनको हटा के खान साहब को आप खुद आए, तो क्या ये हमदर्दी की लायक होगी ये हुकूमत? नंबर 2 ये कि चलिए ये मान भी लें कि ये इतने फैसले अगर नाराज़ होकर ले रहे हैं, मैं ये सवाल डॉक्टर साहब के पास लेके जाती हूँ। डॉक्टर साहब, मान लिया बहुत मुश्किल फैसले हैं, मान लिया नाराज़गी मोल लेके सियासी कीमत अदा करके किए जा रहे हैं, लेकिन क्या इससे मईशत संभल जाएगी? सही डायरेक्शंस में हैं ये फैसले, या ये फिर वही बात है डंग टपाओ यानी शॉर्ट टर्म पॉलिसी के अभी तो पैसा आए किसी तरह यूज़ कर लें, बाद की बाद में देखी जाएगी? मेरा ख्याल है सख्त फैसले तो हुए ही नहीं। कॉर्पोरेट पे जो टैक्स लगाया है पिछले साल के प्रॉफिट पे, वो तो 15%, उसमें से डिविडेंड जो है लोगों को जा चुका है। तो अगर टैक्स लगाना था तो फिर इसके जो बेनिफिशियरी थे, देखिए आगे ही हमारा सेविंग रेट और इन्वेस्टमेंट नहीं है। कॉर्पोरेट के पास जब पैसा होता है तो वो आगे उसको एक्सपेंड करती है और नई इन्वेस्टमेंट करती है। अगर आप गौर करें तो मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि बैंकों ने अपने अकाउंट्स 31 दिसंबर 2021 को बंद कर दिए थे इस साल के लिए, जिसपे सुपर टैक्स 10% उन पे लगाया है। इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को और डायरेक्टर्स को और जो खातेदार थे उनको पैसे दे चुके हैं, तो वो तो पैसा उनके पास नहीं है। अब जब आपने रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया तो इसका मतलब है कि वो जो इस साल आपके रिटर्न के साथ पैसा देंगे, अगर उनके पास वो कैश नहीं है तो वो या तो कहीं से बोरो करेंगे या कोई एसेट बेचेंगे। तो सख्त फैसला ये होता कि जो अमीर लोग थे जिनके पास नेट वेल्थ, अब देखिए सारे पार्लियामेंट्स की आप ज़रा नेट वेल्थ देखिए जो टैक्स डायरेक्टरी में आती है और उनका टैक्स देखिए, उन्होंने अपने ऊपर तो कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जिससे उनकी दौलत जो है वो प्राइवेट हाथों से निकलकर पब्लिक हाथों में आ जाती। उल्टा ये हुआ है कि प्राइवेट के पास जो पैसा प्रोडक्टिव सेक्टर में लगना था वो पब्लिक में, गवर्नमेंट की इनएफिशिएंट गवर्नमेंट के पास आ गया है। क्या हम टैक्सेस इसलिए अदा करते हैं कि हम इनएफिशिएंट गवर्नमेंट्स को फंड करें जिनके 55 मिनिस्टर हैं अभी और जिनके ऊपर 1 करोड़ महीने का खर्चा होता है, या हम टैक्सेस इसलिए पे करते हैं कि हमारी ग्रोथ हो, रोज़गार बढ़े और रियासत के पास उतना पैसा जाए जितने उसको अपना खर्चा चलाने के लिए। इस हुकूमतों का, इसमें इस खास हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हमारी हुकूमतों के खर्चे हैं 22% जीडीपी के और उसका टैक्स इकट्ठा करते हैं वो 9-10%। असल देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो स्टेट और कॉरपोरेशंस हैं, जो हमारे सर्कुलर डेट्स हैं, ये सारी बैड गवर्नेंस का नतीजा है। टैक्सेशन वो अच्छी होती है जिसमें हुकूमत के पास सिर्फ अपनी लीन और एफिशिएंट हुकूमत को चलाने के लिए ही पैसा हो, बाकी पैसा जो है वो उन हाथों में रहे जो प्रोडक्टिवली करते हैं। हाँ,
एक ज़रूर बात होती है कि इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ को रोकने के लिए आप ऐसे टैक्सेस लगाते हैं जैसे कि इनहेरिटेंस टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स होता है, जैसे वेल्थ टैक्स होता है, वो तो हम लगाते नहीं हैं। और 100/100 के मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस में से ज़्यादातर तादाद जिनके पास कुछ के पास तो शुगर मिले हैं और वो सारा टैक्स पास ऑन करते हैं, जिनके पास ज़राई ज़मीनें हैं उनके पास तो आप देखिए 2019 की टैक्स डायरेक्टरी में बिलियंस का वो उनके पास है जो इनकम है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं दिया। फिर एक मैं और बात अर्ज करूं कि इसी टैक्स के अगर आप देखें तो जो हमारा टैक्स एक्सपेंडिचर यानी कि एग्जम्पशंस हैं वो 1.53 ट्रिलियन है। अगर हम उसमें से आधी एग्जम्पशन जो ज़्यादातर मराद याफ्ता तबकात है वो वापस कर लेते तो हमें ये टैक्स ना लगाना पड़ता और हुकूमत के पास जो है वो कैश फ्लो भी आ जाता। तो ये सारी बात जो है इन्होंने सख्त फैसले नहीं किए, बेवकूफ़ाना फैसले किए हैं। और जो जहाँ तक उनकी पॉलिटिक्स की बात है उसमें भी वो सिर्फ अपनी जो करप्शन थी उसके वो जल्दी जल्दी ख़त्म करवा रहे हैं। नैब का ऑर्डिनेंस देख लीजिए तो इस हुकूमत के बारे में ये तस्वर करना कि ये इकनॉमिक स्टेबिलिटी या फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए आई है, मेरे ख्याल में शायद मुनासिब नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फर्दर भी पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे कि क्या असरात और गमो-गुस्सा फेस करना पड़ सकता है इस हुकूमत को मुख्तलिफ फ़ैसलों के नतीजे में। और कुछ ये भी बात करेंगे कि जो नया बल्दियाती एक्ट पास हुआ है पंजाब लोकल गवर्नमेंट का, उससे क्या वाकई निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल हो रहे हैं या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बात हो रही है नाजरीन मईशत की भी और सियासत की भी, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि दोनों ही बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन में है मुल्क अजीज़ में। तो क्या इसका हल निकलने जा रहा है और इसकी सूरत हाल पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हिलाली साहब, आपकी तरफ आते हुए आपने डॉक्टर साहब की भी गुफ्तगू सुनी, इमरान साहब का भी कमेंट सुना, आपको नज़र क्या आ रहा है? क्या क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी अब हमारी मईशत भी ख़तरे से बाहर निकल गई है, जो बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था, और हमारी हुकूमत भी ख़तरे से बाहर निकल गई है, अब हम जम गए हैं। आप समझते हैं कि अगर मज़ीद इस तरह के फ़ैसले हुए, इकॉनमी की सिचुएशन इनसे ना संभली, तो प्रेशर में रहेगी ये गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट तो खुद कह रही है कि हम प्रेशर से निकल गए हैं। ये तो अपने लोगों को कह रहे हैं मज़ा करो 14 महीने, लुड्डी पाओ, पता नहीं क्या नाचते हैं। और दे आर डिलाइटेड। इससे खुश क्या हो सकते हैं वो? नैब ख़त्म, FIA, पुलिस, ANF, राना सनाउल्लाह के नीचे आ गए हैं। यार कमाल है, जाहिर है ये खुश है। और क्या चाहिए इनको? एक दफे और इनको NRO मिल गया है। ये क्या मुल्क है ये? ऑनेस्टली क्या मुल्क है ये? लेकिन तो लाली साहब, ये जो फैसले ये जो इन्होंने किए हैं, इमरान साहब कह रहे हैं अवाम की नाराजगी मोल ली है, तो अवाम वाकई नाराज हैं या लोग, जैसे मिफ्ता साहब कह रहे थे, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है? जो पेट्रोल भी बढ़ाया, हमने कुछ नहीं कहा, लोगों ने ठीक है, लोग समझ गए हैं। देखिए, बात असल ये है कि मैं समीना आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम जब डिस्कस करते हैं हमारा टैक्सेशन सिस्टम, जिस तरीके से हमारे वैल्यू सिस्टम, एक तरीके से एक टैक्सेशन सिस्टम में आप कुछ झलक देख सकते हैं एक मुल्क का वैल्यू सिस्टम, किसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसको आप एक्सपोज कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया है इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए। इसके माने चोर जो हैं, चोर को हम प्रोटेक्ट करते हैं। अगर चोरों को प्रोटेक्ट नहीं करते तो 50% ऑफ आर इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं अभी तक हो जाता। ये 50% जो डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल। और अगर हम गरीब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ये जो आज आप देख रहे हैं हर ट्रैफिक लाइट में कराची में 5, 6, 7 सवाल ही नहीं होता है आप कराची में एक लाइट पे रुके और आपके पास बेचारा कोई भीख मांगने के लिए नहीं आ जाए। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये सख्त फैसले करने वाले नहीं। अगर सख्त फैसले करने वाले थे, अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग और टैक्स नेट, भाई 43 लाख इमरान खान कहता है मैंने लाया है टैक्स नेट के अंदर, तुम कितने लाओगे? तुम्हारा क्या टारगेट है? कुछ नहीं। ये खुद नहीं टैक्स पे करते, जैसे इन्होंने इकराम साहब ने बिल्कुल सही कहा था, खुद नहीं पे करते हैं, अपने आप को पार्लियामेंट में रह के प्रोटेक्ट करते हैं।
समीना आपको मैं क्या बताऊं, ओवर इनवॉइसिंग अंडर इनवॉइसिंग कितना होता है। बाहर इनको आधे पैसे मिलते हैं मगर घर इधर आके कुछ और डिक्लेयर करते हैं और कोई इन पे कुछ ये नहीं है समीना, कोई देयर इज नो चेक। आई नो दीज पीपल। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि देयर इज नथिंग दैट इज चेंज। और इनके मजा देखिए, ये खुद जो हैं, ये माफ करिए अगर ये केस इनके खिलाफ सही है तो ये खुद जो हैं चोरी करके निकल गए हैं। ही हैज बिकम प्राइम मिनिस्टर। अब आप मुझे बताएं इसको क्या, आई मीन इससे क्या और खुश हो सकता है आदमी? ठीक है, नहीं आई एम सॉरी। चलिए, आपको लगता है कि अपने उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है? वैसे टैक्सेस के ऊपर मैं भी अभी देख रही थी 2019 के जो गोशवारे थे तो उसमें बड़े दिलचस्प चीज़ें थी। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिर्फ 5 लाख रुपए टैक्स था, इसी तरह से आसिफ अली जरदारी का सिर्फ 22 लाख रुपए टैक्स था, और भी मैं देख रही थी शहबाज शरीफ साहब का 3 करोड़ और 50 लाख रुपए था। फिर बाद में मेरा ख्याल है उनका फर्दर कुछ उन्होंने मजीद उसमें। कहने का मकसद ये कि जब आपके खुद अपने टैक्स गोशवारे ये बता रहे हैं तो वहाँ पर आप आकर जज्बाती तकरीर करें और लोगों को तरगीब दिलाएं और कहें कि जी हम बड़ी मुश्किल, तो फिर कैसे इमरान साहब लोग रिलेट करेंगे? समीना, शहबाज शरीफ साहब से तो अक्सर हिलाली साहब नाराज रहते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ तो फिर 3-4 करोड़ रुपए सालाना टैक्स देते हैं, इमरान खान साहब कितना टैक्स देते हैं? इस दफा उनका भी है 3 करोड़। हाँ जी, देखें गुजारिश उन बेचारे की कौन सी नहीं, मेरी बात ये है कि आप सिर्फ एक बात समझ लें कि तोशाखाना की वजह से उन्हें भी टैक्स देना पड़ा। दूसरी बात ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों टैक्स नहीं देते, क्योंकि वो आपको पता है जो हमेशा से हम कहते हैं कि यहाँ पे ज़िम्मेदारों पे कोई टैक्स ही नहीं है, ज़राई टैक्स नहीं है। हालांकि ये बड़ा मौका था, इस वक्त इन्हें चाहिए कि ज़राई टैक्स भी करते, और ये तजवीज़ भी थी कि कम से कम 50 एकड़ जिसके पास हो उस पर तो ज़रूर ये लागू कर देना चाहिए और होना चाहिए। जब सब पे है तो इन पे क्यों नहीं है? मामला सिर्फ इतना है समीना कि अब आप देखें ये हुकूमत, जो आपका सवाल था ना लाली साहब से, ये कि क्यों कह रहे हैं कि मुल्क की मीशत भी ठीक हो रही है, हुकूमत भी संभल गई है, इसलिए कि आज देखें चाइना से आपको $2.3 अरब मिल गए हैं। अब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब से बढ़ गए हैं। अब IMF के भी पैसे आ जाएंगे, दूसरे भी आ जाएंगे। तो अब हुकूमत का ख्याल ये है कि UAE देगा, सऊदी अरब देगा, दूसरे दोस्त ममालिक देंगे, IMF के बाद कुछ इदारे करेंगे, तो उससे कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी और डॉलर जो है वापस ये कोशिश करेंगे कि 175-180 पे चला जाए। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो आप देखें कि उससे इन्हें एक सहारा मिल जाएगा। बाकी रहेगी बात, लेकिन ये चीजें क्या जो महंगाई हुई है ये आपको लगता है वापस होगी? देखें, अगर डॉलर नीचे जाता है, पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो फिर महंगाई पे कुछ असर आएगा। लेकिन अगर आप सच सुनना चाहती हैं तो सच यही है कि पाकिस्तान में आम तौर पे जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो उस तरह से सस्ती नहीं होती। हुकूमत को उसके लिए फिर शहबाज शरीफ साहब को जो बड़ा मशहूर इनका डंडा है वो चलाना पड़ेगा। अगर शहबाज शरीफ पूरी तरह से एग्रेसिवली इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर उनकी अपनी गवर्नेंस जो है, गुड गवर्नेंस जिसके हमेशा से वो दाई रहे हैं और दावेदार भी रहे हैं, फिर उस गुड गवर्नेंस के इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा मैं आपसे एक अर्ज करूं कि आवाम का फ़ायदा तो है, लेकिन उनको अपना भी जो सियासी कैरियर है उसको भी बचाने के लिए, उसको भी आगे ले जाने के लिए बात से मेरे उस सवाल का भी जवाब दे दें कि आप कह रहे हैं कि जी मतलब इनको इतने मुश्किल फैसले लेने पड़े हैं, तो जाहिर है आप इससे अंदाजा लगा लें कि क्या हालात होंगे। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई आपने ये खुद छीन के अपने गले में ये सारा मसला डाला है। मतलब आप अगर खुद इलेक्शन के बाद आए होते तो फिर आपके पास एक वो पीछे होता है कि जी अभी हम आए। मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल, तो इसका सवाल तो शहबाज शरीफ साहब खुद दे चुके हैं। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल हमने डाला है, इसलिए कि अगर हम ना डालते तो मुल्क मजीद तबाह बर्बाद हो जाता। मुल्क की जो ये हालत है, IMF के साथ जो मुआहदा था जब वो पूरा नहीं हुआ, मुल्क माशी तौर पे जिस खड्डे में जा रहा था तो हमें तो नजर आ रहा था बगौल शबाश, देखें भाई उस वक्त नजर आ रहा था ना कि मामलात किधर जा रहे हैं, क्योंकि IMF कह रहा था आप बढ़ाएं, आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा नहीं रहे थे, आप उनके साथ मुआहदे को शराइत पूरी नहीं कर रहे थे, उससे मामला बिगड़ रहे थे। लिहाजा इन्होंने भी तो आके 1.5 महीने बढ़ाई नहीं। हाँ, अगर 2.5 महीने नहीं बढ़ी तो उनमें 1 महीना अगर इमरान खान साहब का था तो 1.5 महीने तो इनका मैं ये समझता हूँ समीना के सबसे बड़ा जो गलत फैसला इस हुकूमत का था वो फैसला ये था, अगर ये आते कीमत बढ़ा देते,
बेशक 60 रुपए लीटर बढ़ा देते तो उसका डिस्क्रेडिट ये ना होते। अवाम भी ये समझते हैं कि क्योंकि पिछली हुकूमत का ये मामला था तो इन्हें बढ़ाना पड़ा, इन्हें ये भुगतना पड़ेगा। जो देखिए सियासत में फैसले आपको फौरी और दिलेरी के साथ लेना पड़ते हैं, अगर आप उसमें डिले करते हैं तो फिर उसका नुकसान आपको होता है। जी हिलाली साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब। समीना, मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूं जो लोगों को परेशान है। एक चीज़ पे वो बहुत परेशान है कि ये पहले दफ़े हमारे तारीख में लगता ऐसे है कि फार्मर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे जाएं। अच्छा। और फार्मर्स अगर स्ट्राइक पे जाएं तो वो बहुत डैमेजिंग स्ट्राइक होगा, और पता नहीं वो जा ही सकते हैं कि नहीं, इसलिए कि उनका अपना भी खाना इन्वॉल्व है एक लिहाज से। बट लगता ऐसे है कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का इतना प्राइसेस बढ़ गए हैं कि शायद वो कहते हैं कि हम ऑफिशियल प्राइस पे फिर सामान नहीं, अपना जो प्रोड्यूस है नहीं बेच सकते। तो अगर हमें मार्केट में फेयर प्राइस नहीं मिला तो हम क्यों उगाएं? और आपको पता है कि अगर वो ना उगाएं तो क्या होता है। एक वेरी सैड। दूसरी बात यह है कि मोबाइल कंपनीज फोन्स के ऑलरेडी सुना है कि उन्होंने बंद कर दिया है असेंबलीज, और कोई ऑटोमोबाइल सेगमेंट पे भी असेंबलीज बंद कर दें। और अब हम बात कर रहे हैं 1% ऑन 15 करोड़, और ये जो 10% का सुपर टैक्स है, वन टाइम सुपर टैक्स। दुनिया में लोग देखना चाहते हैं समीना, ये चीनी भी देखना चाहते हैं कि तुम लोग, आपके अमीर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तुम्हारे सिचुएशन को कि नहीं। चीन में क्या करते हैं कि जब वो ठीक से टैक्स नहीं देते हैं तो उनको गोली मार देते हैं, और वो गोली की कीमत भी उनके फैमिली से अदा करते हैं। 14 मिलियनेयर्स हर साल या हर दूसरे साल चीन में एक्सिक्यूट होते हैं नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स पे। ये कैसे हो सकता है कि हमारा इतना ईमानदार मुल्क है कि एक भी पाकिस्तानी मिलियनेयर सजाए मौत छोड़ो जेल नहीं जाता है टैक्स इवेजन से? ये कैसे हो सकता है? ये इसी एक ही तरीके से हो सकता है कि हम सब समझते हैं और हम चाहते हैं कि इस सिस्टम रहे और इस किस्म का रिवाज आगे बढ़े। तो ये यू गॉट टू आस्क योरसेल्फ दीज बेसिक क्वेश्चंस। दूसरे लोग आपको क्यों आके अपने पैसे देंगे जब आपके अपने लोग चोरी कर रहे हैं? राइट। तो हमें सिस्टम में बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। ये ठीक है। अच्छा, ये है जो मैं इमरान याकूब साहब से कहूंगा कि आप मिलते हैं इन लोगों के साथ। देखिए, ये काफी नहीं है कि खुद जाके थोड़ा सा एफिशिएंसी डिक्लेयर करें यार। बेसिक चेंजेस ऑफ नेचर आर इन्वॉल्व। ठीक है, करो। वैसे इमरान साहब ये भी खबर सुनने में आ रही थी, इसको भी कंफर्म कीजिएगा कि जी शायद इसहाक डार साहब बड़ी जल्दी आके मामलात संभाल लें। कोई कंफर्मेशन है? तौबा 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 तौबा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो, ना ही ऐसी को खबर है। अच्छा, लेकिन खबर तो ऐसी मैंने नहीं ऐसी सुनी है, हवाइयाँ होती हैं। हिलाली साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो आपने कहा ना, मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि ऐसे इक़दामात करना पड़ेंगे। अगर हमने अपना मुल्क बचाना है तो हमें अपना आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। और ये जो रिवायती तरीके कर्ज़े हिलाली साहब, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब हैं हमजा शहबाज, आप यकीन करें कि वो इस वक्त अपनी पूरी जान लड़ा रहे हैं इसी तरह से आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सॉल्यूशंस निकालने के लिए। और उन्होंने जो आज आपने बात की काश्तकार की, ज़िमींदार की, आज उन्होंने ये अपनी तकरीर में इस पे भी कहा है कि हम जो है ये देखेंगे कि अब जो खाद का रेट है, अब जो बीज का रेट है, अब जो हालात है उसके मुताबिक जो कीमत है वो क्या कीमत मुकर्रर की जानी चाहिए ताकि जिससे किसान जब करेंगे तब इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हिलाली साहब, मैं थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके जाते हुए, इमरान खान साहब ने सेमिनार से खिताब किया और फवाद चौधरी साहब ने टीवी इंटरव्यूज में कुछ इंकशाफात किए। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब भी अब इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं और अब जरा खुल के सामने आ रहे हैं। थोड़ा इस पे ज़रूर कमेंट करें। हिलाल साहब, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो एक अभी तक हम देख रहे थे कि इशारों में तो इमरान खान साहब कुछ कर रहे थे गिले शिकवे, लेकिन बहुत डायरेक्ट नहीं हो रहे थे, ये तलखी बढ़ेगी या फिर आपको लगता है कि मामलात सेटल हो जाएंगे? देखिए, इमरान खान के जो मुखालिफ हैं वो कह रहे हैं इनको
कि यार हमें छोड़ो, हमारे को क्या तुम गालियां दे रहे हो, हमें अपना काम करने दो, हमें गवर्नमेंट चलाने दो, तुम्हारा तो मसला है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और तुम्हारा मसला है अदालत के साथ, जाओ उधर जाके प्रेशर डालो, क्या कर सकते हो करो, हमें छोड़ दो और हमें काम करने दो अपना। एब्सोल्युटली, मैं तो समझता हूं कि इस गवर्नमेंट के लिए वो एक पोजीशन है जो ही एक लिहाज से सही है। भाई आपको पता है कि आप रिजीम चेंज कैसे हुआ, सबको पता है, दुनिया को पता है, और आपने 10 दफे कहा भी है कि न्यूट्रल के बगैर नहीं हो सकता। और उसके बाद आपने कहा कि अदालतें जो हैं 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, खुदा जाने क्या, उनका भी एक एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जुडिशरी की होती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे हम आर्ग्यू कर रहे हैं इस वक्त, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं था। तो बिल्कुल, मगर इमरान खान बेचारा, माफ करिए बेचारा, क्या कर सकता है, यही कह सकता है ना कि इंसाफ दो, अगर तुमने न्यूट्रल होना है तो पॉजिटिव न्यूट्रलिटी हो। पॉजिटिव न्यूट्रलिटी का मतलब ये कि जब एक कि मेरे साथ गलत फैसला हो और एक अच्छा फैसला हो, यू हैव टू टेक द साइड ऑफ द अच्छा फैसला, उस वक्त आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। वो नेगेटिव न्यूट्रलिटी है, वो पॉजिटिव न्यूट्रलिटी नहीं है। तो वो कहता है तुम पॉजिटिवली न्यूट्रल हो, और अदालतों को कहते हैं भाई हमें एक आईन मिला है, आप लोग किस तरीके से उसको इंटरवीन। लेकिन इलाली साहब, अब इसका फैसला कौन करेगा ना कि सही कौन है गलत कौन है? इमरान खान साहब की नज़र से वो सही होंगे, दूसरों की नज़र से वो ठीक होंगे, तो अब देखना तो ये ना कि वो फिर हर कोई अपने ऐनक से देख रहा होगा। हाँ, yes. लेकिन इमरान खान साहब का जो आपने भी लास्ट स्पीच सुनी होगी, आगे फिर फवाद चौधरी साहब के 1-2 बड़े मीनिंगफुल से इंटरव्यू थे, बड़े खुल के उन्होंने भी बातें शातें की। क्या आपको लग रहा है आने वाले दिनों में पीटीआई मोर एग्रेसिव होकर अपनी कैंपेन चलाएगी? देखिए, इमरान खान साहब को ना किसी ने समझाया है, उनके किसी एडवाइज़र ने उन्हें पट्टी पढ़ाई है। अब मैं ये नहीं कह सकता वो ठीक है या गलत है, लेकिन उन्हें ये बताया गया है, उन्हें इस बात का यकीन हो गया या उन्हें इस बात का यकीन दिलाया गया कि देखिए मुस्लिम लीग नून कितनी क्रंच में थी, मुस्लिम लीग नून में कितने मसाइल थे, लेकिन मरियम नवाज की जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स थी उससे उनके लिए रास्ता बना है। तो आप भी मुज़ामत की सियासत करें तो शायद आपके लिए भी रास्ता बन जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ता मरियम नवाज की एग्रेसिव मूव से नहीं बना। अच्छा। मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ता शहबाज शरीफ की पॉलिसीज से बना है। हम यहाँ हमेशा इस प्रोग्राम में भी डिस्कस करते थे, मियाँ शहबाज शरीफ ने जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ, सियासी इदारों के साथ, जरदारी साहब के साथ, ये मुख्तसर ये मौलाना फजलुर रहमान के साथ, और बतौर अपोजिशन लीडर जिस तरह से बिहेव किया और अपने मामलात को सीधा किया, उससे उनके लिए रास्ता बना। हमेशा आप ज़्यादा अगर एग्रेसिव होते हैं तो टकराव ही होता है, उससे कभी मामला हल नहीं हुए। लेकिन मुझे फवाद चौधरी साहब की जो बातें हैं उन पे बड़ा, क्योंकि फवाद चौधरी साहब हमेशा हमारे, तो मेरे दोस्त भी हैं, आमतौर पे ये समझा जाता था या समझा जाता है कि फवाद चौधरी साहब ताकतवर हलकों के बड़े नज़दीक हैं। लेकिन और उस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि हाँ मेरा तो रास्ता खुला हुआ है। हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, और हमेशा जो है ना उन पे भी ये है कि वो मेहरबान हैं उनके बहुत सारे, लेकिन उनकी तरफ से जो इस तरह की बातें हैं तो वो बड़ी मानी खेज बातें हैं। लगता है ऐसे है कि शायद इमरान खान साहब ने ना अपना फैसला ये कर लिया है कि जो भी हो मैंने इसी तरह से अपनी सियासत को करना है। फवाद चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की वो उनकी अपनी हो सकती है या इमरान खान साहब के इमा पर उन्होंने ये बातें की? देखिए, फवाद चौधरी साहब बड़े जो है ना काइयाँ सियासतदान हैं, समझदार सियासतदान है। किसी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के कहने पे वो ऐसी बातें नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता दूं। फवाद चौधरी साहब ने ये जितनी बातें की हैं, इमरान खान साहब को खुश करना उसका मकसद एक ज़रूर हो सकता है, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। फवाद साहब से मुलाकात करके पता करते हैं, बल्कि कोशिश करेंगे कि कल उनसे अपने प्रोग्राम में बुला के बात करें। लाली साहब कुछ ऐड करना चाह रहे? जी लाली साहब जल्दी से कर लीजिए, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने, तारीख बताता है कि हमने एक्सेप्ट किया है कि
अगर जुडिशरी को नहीं तो सर्टेनली इस्टेब्लिशमेंट का एक पॉलिटिकल रोल है पाकिस्तान के प्रोसेस में। अगर वो नहीं होता तो हम ये नहीं देखते कि जब 1988 में बेनज़ीर इलेक्शन जीत के आई थी तो उसके सामने गुलाम इसाक खान ने 3 शर्तें रखे थे। एक, उसने कहा कि साहिबजादा याकूब तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर होगा, दूसरा फाइनेंस जो होगा वो मेरा बंदा होगा, वीए जाफरी या जो भी मैं अपॉइंट करता हूं, और तीसरा न्यूक्लियर और इन कश्मीर का पॉलिसी के ऊपर हम फैसला करेंगे, माने मेरे कंसेंट के बगैर फैसला नहीं होगा। वो मान गई और मैं देखा उसके बाद उन्होंने बैड फेथ किया, वो छांगा मांगा छोड़े, मगर उसके बाद मैंने देखा कि वो खुद जब एक आर्मी चीफ को मिलती थी तो उससे राय पूछती थी, उसके मशवरा लेती थी, और वो मशवरा उसको मिलता था, और वो मशवरा पॉजिटिव मशवरा होता था, अच्छा मशवरा होता था, यूजफुल था। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो डिस्कशन हो रही थी ना हिलाली साहब, वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो रही। मशवरा तो ज़ाहिर स्टेक होल्डर हैं, वो होते हैं और हर मुल्क में होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन यहाँ पर रजीम चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही थी कि हमेशा हुकूमतें तब्दील करने में क्या एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है या नहीं, और फवाद चौधरी साहब वाज ऑफ द व्यू कि उनका रोल रहा है। जनाब एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कुछ कराची के ज़िमनी इंतखाब की भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि हमने जिक्र किया था कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जो लोकल गवर्नमेंट बिल 2022 है वो मंजूर हो गया है, और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें कुछ तरमीम की गई हैं, लेकिन क्या वो फ़ायदेमंद हैं, और क्या जो बुनियादी एक चीज़ होती है कि जिन निचली सतह तक इख्तियारात चले जाएं, फंड्स चले जाएं, क्या वो हो पाएगा या नहीं, बाइख्तियार हो गए या नहीं लोकल बॉडीज़, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इस सेगमेंट में मैं ख़ास तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं अवैस लगारी साहब, सूबाई वज़ीर भी हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनसे इस बारे में जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अवैस लगारी साहब, आपने हमें आज ज्वाइन किया और वक्त दिया। लगारी साहब, बड़ा इम्पॉर्टेंट ये बिल है, और सबसे बुनियादी जो सवाल है सब यही जानना चाहते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है बल्दियाती इदारों को, क्या निचली सतह तक इख्तियारात, फंड्स, पैसे मुंतकिल हो जाएंगे? एक आम इंसान के लिए जी, और एक आम जी वोटर और शहरी के लिए खुशखबरी ये है कि उसको किसी MNA या MPA के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। उसकी अपनी यूनियन काउंसिल का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, उसकी अपनी तहसील का चेयरमैन, उसका अपने वार्ड का काउंसलर, उसके अपने ज़िले की हुकूमत, जो लाहौर से चाहे जितनी भी दूर हो, जिस मर्जी पंजाब के हिस्से में हो, वो मकामी हुकूमतें उसके रोज़मर्रा के मसाइल के अंदर एक हल उसका निकालने के लिए उनको ताकतवर और बाइख्तियार बनाया जा रहा है। यानी अगर आपके किसी स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल के अंदर अगर आपकी औलाद पढ़ी है और वहाँ उस्ताद और उस्तानियाँ सही पढ़ाई नहीं करवा रहे, तो आपको किसी एजुकेशन के प्रोविंशियल मिनिस्टर की मोहताजी नहीं होगी। आपका अपना काउंसलर और यूनियन काउंसिल का चेयरमैन उस स्कूल को रन करने के लिए और उसको बेहतर तौर तरीके से तालीम दिलवाने के लिए बाइख्तियार होगा उस उस्ताद या उस्तानी को अपना काम करवाने के लिए। ये इंसान, और अगर आपका मोहल्ला साफ नहीं होगा तो आपको किसी MPA के जी डेरे पे जाके या MNA के डेरे पे जाके या किसी बड़ी सियासी शख्सियात का मरून मिन्नत होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपके काउंसलर और UC के चेयरमैन के पास इतने इख्तियारात और इतने वसाइल होंगे कि वो अपने महलों के फैसले खुद करेंगे, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर सहूलियात हुकूमत की तरफ से दिलवाने का इख्तियार रखेंगे इंशाअल्लाह। सरदार साहब, आपने ये जो खूबियाँ गिनवाई, इन्हीं खूबियों की वजह से हमेशा देखा गया है कि MNAs और MPAs इस निज़ाम के ख़िलाफ़ होते हैं। तो क्या आपके इन इक़दामात से अब आपके अपने लोग जो हैं नाराज़ नहीं होंगे? इमरान भाई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और तमाम MNAs और MPAs की इकट्ठे मिल के ये जी काविश है कि ये जी निचले सतह के ऊपर इख्तियारात दें ताकि उनका ध्यान
बड़े प्रोजेक्ट्स और पॉलिसी मेकिंग और कानून साजी की तरफ हो। ये एक बहुत मेजर शिफ्ट है जो हमने अपनी जमहूरी इदारों को और जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए एक पार्टी के अंदर हमजा साहब के अपने इस प्रोग्राम के तहत, जिसका वादा उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने के फौरन बाद तकरीर में किया था, वो हमने 1.5 महीने के अंदर अंदर उसके ऊपर अमल करके दिखाया उन्होंने। और ये ज़रूर रेजिस्टेंस पार्टीज़ में कुछ लेवल के ऊपर आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी ने मुकम्मल इसको, हर MPA साहब की मेहरबानी और उनके वोटों की वजह से आज अक्सरियत से ये बिल पास हुआ और इसका वो पूरी नेक नियति से इसकी ओनरशिप ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सरदार साहब, ये फरमाइएगा कि 2019 और 2021 में PTI ने जो बिल पास किए थे उसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा पावर्स दी थी जबकि मुंतखब नुमाइंदों को कम। तो अब इसमें क्या फ़र्क है आपके इस बिल में और उनमें क्या फ़र्क था? देखिए, हम तो एक तो अफसरशाही को अपना इस तमाम ट्रांजिशन के पीरियड में अपना एक पार्टनर समझते हैं। अफसरशाही को हमने खुद इस दफ़ा इनकरेज करके सर इस लोकल गवर्नमेंट कानून के तहत अफसरशाही को पब्लिक सर्विस कमीशन के ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के ज़रिए हायर करने की शर्त को लाजिम किया है और इस अफसरशाही के साथ मिलके हम इंशाल्लाह इसकी ट्रांजिशन पीरियड को भी बखूबी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए एक चैलेंज है, जो कि इंशाल्लाह हम बखूबी उसको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अफसरशाही के साथ हमारे झगड़े के बजाय हमने एक जो सेक्रेटरी साहब के इख्तियारात होते थे उसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लोकल गवर्नमेंट कमीशन के ज़रिए उसको हमने कास्ट किया है, जिसको हेड चीफ मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर करते हैं और उसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों के MPAs होते हैं। तो हमने इस दफ़ा एक सरकारी अफसर यानी सेक्रेटरी के बजाय हमने लोकल गवर्नमेंट कमीशन का जो इदारा कायम किया है, जो ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज और स्ट्रक्चर्ड है, उसके ज़रिए हम हर किस्म की आर्बिट्रेशन और जो इख्तलाफ बैलेंस करके और बिल के चलेंगे। अच्छा लगारी साहब, ये भी फरमाइएगा कि जो पिछला बिल था उसमें हमने देखा कि मेयर और डिप्टी मेयर का डायरेक्ट इंतखाब जो था वो तय किया गया था। आप लोगों ने क्या तरीकाकार इख्तियार किया है इस बिल में, क्योंकि पिछली दफ़ा तो आप लोगों ने इसको अपोज किया था। मेयर और डिप्टी मेयर का अगर डायरेक्ट इंतखाब होता तो वो बगैर बड़े पैसे वाले लोगों के कोई ना लड़ सकता। उसमें एक आम आदमी कभी भी तहसील का चेयरमैन ना बन सकता। एक आम यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जो होता है वो कभी ज़िले का हेड और चेयरमैन ना बन सकता। इसके ऊपर बहुत हमने गौर व खौज किया, बाहर मुल्क के ममालिक के एक्सपीरियंसेस और एग्जाम्पल्स भी हमें बहुत दिए गए, लेकिन आई थिंक सेंस प्रिवेल्ड। और हमने इस वक्त, मैं आपको एक मिसाल दूं, यूनियन काउंसिल की सतह बहुत कम एक जी सतह होती है, दैट इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट। उसका जो वाइस चेयरमैन है, जब तक आप उस यूसी का वाइस चेयरमैन नहीं बनते उस वक्त तक आप तहसील पूरी जो 4-4, 5-5 MPAs के ऊपर मुहित होती है, आप उस तहसील की हुकूमत के हेड नहीं बन सकते। यानी आपको पहले ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक यूसी का वाइस चेयरमैन बनना पड़ेगा, जो कि हर छोटे से छोटे तबके का सियासतदान भी बन सकता है, और तब ही आप जाके तहसील काउंसिल के हाउस के मेंबर बनेंगे और हुकूमत के हेड बन सकते हैं। तो हमने बाकायदा ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है कि आपकी निचली सतह का जो सियासतदान है वो ऊपर आके हुक्मरानी कर सके। अच्छा लगारी साहब, ये फरमाइएगा कि मुशर्रफ ने जो सिस्टम बनाया था लोकल गवर्नमेंट का, लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि माजी करीब में वो सिस्टम बड़ा अच्छा था। आप अपने इस सिस्टम का उससे कैसे जो है मुआवजा करेंगे? ये सिस्टम मुशर्रफ के सिस्टम से भी ज्यादा जी एम्पावर कर रहा है लोकल गवर्नमेंट्स को। इसमें बुनियादी तालीम, बुनियादी सेहत और मुख्तलिफ 14 जो महकमे हैं वो प्रोविंशियल हुकूमत के दिए गए बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से। मुशर्रफ के कानून के अंदर एक बहुत बड़ा खला ये था कि आप पूरी ज़िले या तहसील के यूनियन काउंसिल के वार्ड के मेंबर से वोट लिया करते थे,
जिसके अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट बहुत होती थी। हमने तो इस इंतखाब के अंदर चलिए, बड़ी ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की लगारी साहब, थैंक यू सो मच। वक्त की कमी, आपसे फर्दर भी इस पर हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन आप शामिल रहे, आपका बहुत शुक्रिया। कहा यही जा रहा है कि एम्पावर होगी लोकल गवर्नमेंट्स, क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं, जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो हम बिल्कुल उस पर नजर रखेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।